हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। बाकी आज के पीरियड में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पोकन इंग्लिश है वो कैसे बोली जाती है। तो स्पोकन इंग्लिश में मैं कुछ रेडीमेड सेंटेंस लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि रोज़ जो डेली लाइफ में हम सेंटेंस बोलते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। साथ साथ में हिंदी में भी लिखूँगा और इंग्लिश में भी लिखूँगा। उसके बाद उन सेंटेंस को बताने के बाद थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का भी ज्ञान कराऊंगा, क्योंकि स्पोकन सीखने और सिखाने के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कि ग्रामर भी ज़रूरी है और वर्ड पावर भी ज़रूरी है। तो इसमें मैं आज एक जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उसे भी बाद में समझाऊंगा। पहले मैं रेडीमेड सेंटेंस जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं इस पीरियड में, उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पीरियड है वो है इंग्लिश स्पोकन, और साथ में कह सकते हैं प्लस ग्रामर। ये हमारा इंग्लिश का पीरियड का हेडिंग हो गया हमारा कि इंग्लिश स्पोकन में जो रेडीमेड सेंटेंस मैं आपके लिए इकट्ठे करके लाया हूँ उसकी शुरुआत करते हैं, और बाद में जैसे मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा आपको। तो आज ये जो रेडीमेड सेंटेंस है वो मैं लिख रहा हूँ, उसे आप सुनिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उन्हें इम्प्लिसिट कीजिए, ताकि ज़्यादा आप इन चीज़ों के हैबिचुअल हो सको। इसमें जो आज का पहला सेंटेंस है वो है बच्चों, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। तो ये इस तरह के मैं सेंटेंस निकाल के लेकर आया हूँ जो हम अपने डेली लाइफ में अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव से बोलते रहते हैं। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो उनकी हम शुरुआत करते हैं, उसे हम सीखते हैं। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, इसे हम कैसे बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है बच्चों, व्हाट्स देयर टू माइंड। व्हाट्स, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, व्हाट्स देयर टू माइंड। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसे मैंने बाद में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू माइंड। अब जैसे यहाँ पे माइंड वर्ड है, तो माइंड ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैं पहले ही कई पीरियड में बता चुका हूँ आपको कि जो नाउन भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं, यानी कि वर्ब भी होते हैं। अब एक जो माइंड होता है जिसे हम दिमाग कहते हैं, तो वो क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे किस तरह से आया है, एक्शन के लिए आया है, बुरा मानने के लिए आया है। और वैसे भी हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो है टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं बच्चों, इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो माइंड है वो किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि एक्शन का काम कर रहा है। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू माइंड, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। वैसे तो एक सेंटेंस को बोलने के कई तरीके होते हैं, बाकी जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वहम की तो कोई दवा नहीं है। वहम की तो कोई दवा नहीं है। ये सेंटेंस है बच्चों। वहम का मतलब क्या होता है, संदेह करना, ठीक है, डाउट करना। तो वहम करने की कोई दवा, वहम की तो कोई दवा नहीं है, इसे हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर डाउट, ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी हल नहीं है, किसका, डाउट का, संदेह करने का या वहम करने का। उसके बाद नेक्स्ट है, मैं तो कभी बुरा मानता ही नहीं। मैं तो कभी बुरा मानता ही नहीं। मैं तो कभी बुरा मानता ही नहीं, ये सेंटेंस है। तो इसका कैसे लिख सकते हैं, आई नेवर माइंड। आई नेवर माइंड, कि मैं तो कभी बुरा मानता ही नहीं। और ये यहाँ पे देखो फिर माइंड आया है, तो यहाँ माइंड किसके लिए आया है, एज ए वर्ब आया है, एक्शन आया है। तो इस तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा आपको, स्पोकन इंग्लिश जो होती है और जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है, मतलब जो जिसे हम स्टडी करते हैं, इनमें काफ़ी धरती आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनमें बिल्कुल हमारी करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, करेक्ट वर्ड्स होने चाहिए।
लेकिन स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है कि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं और आप मुझे अपनी बात समझा सकूं, मतलब दिस इज ओनली फॉर कन्वर्सेशन पर्पज। तो इसमें हम ज़्यादातर ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, फिर भी कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि ग्रामेटिकली भी सही हो, लेकिन फिर भी जब हम एक अच्छे लेवल में इंग्लिश बोलते हैं तो ग्रामर का यूज कम होता चला जाता है और चीज़ों को थोड़ा एक्शन में बोलना पड़ता है। लेकिन अभी हमारी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्या ग्रामर है, क्या ग्रामर के पॉइंट है, वो सब चीज़ बता के चल रहा हूँ। और ये कुछ सेंटेंस मैंने इकट्ठे किए हैं आपके लिए, उन्हें हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, तुम किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझते? तुम किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझते? ये सेंटेंस है, आप बनाने का प्रयास करें ऐसे, फिर मैं लिखता हूँ क्या बनेगा इसका, कैसे बनेगा। लिख लिया होगा आपने, तुम किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझते। इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड someone's compulsion। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, why don't you understand someone compulsion। compulsion का मतलब क्या होता है बच्चों? मजबूरी होता है। किसी के लिए क्या आया? someone आया। और अगर मैं मान लीजिए इसकी पार्ट ऑफ स्पीच करता हूँ, जैसे मैं कह रहा था कि बार बार मैं आपको ग्रामर भी समझाता रहूंगा, तो why को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। डू को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ड बोल सकते हैं। और डू और डज किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, ये भी आपको पता होगा। नोट, डोंट का मतलब क्या होगा? डू नोट। तो नोट क्या होता है? निगेशन वर्ड होता है, यानी कि नेगेटिव वर्ड होता है, सब निगेशन भी कह देते हैं। यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। और आप जानते हैं यू क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है? डू यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। अगर ये सिंगुलर होता है तो फिर हम क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं। डू हो, डज हो या डिड हो, उसके बाद हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। समवन क्या हो गया आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। समवन, समबडी, ये सब क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और कंपल्सन क्या है? नाउन में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मजबूरी। तो तुम किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझते? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड समवन्स कंपल्सन। ये मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसे क्या कहते हैं? पजेसिव केस। क्या कहते हैं? पजेसिव केस। ये जो कोमा है इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं और एस को एस ही बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। और क्या कहा जाता है इसे? पजेसिव केस कहा जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, मतलब तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं। इस तरह से हम जब किसी से कोई हीट आर्गुमेंट करते हैं, बहसबाजी करते हैं, तो ये लाइन हमारे मुंह से जाने अनजाने में निकल जाती है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखना चाहेंगे? आप लिखें तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। आप एक ही सेंटेंस को कई प्रकार से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखें। तो आप अपने हिसाब से लिखें, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, और फिर चीज़ों को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं लिख लिया होगा आपने। तुम कैसे बोलेंगे इसे? इसे बोल सकते हैं यू डोंट हैव, यू डोंट हैव अ लिटिल रेपुटेशन। यू डोंट हैव अ लिटिल रेपुटेशन। बहुत ही आसान आसान से सेंटेंस लेकर आया हूँ, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस। उम्मीद है कि आप इन्हें जानते होंगे पहले से। बाकी जो नहीं जानता स्टूडेंट, वो आप ध्यान धरे करता रहे मेरे साथ, और वो भी एक अच्छा हो ही जाएगा। उसके बाद इससे तुम पर क्या फर्क पड़ता है? इससे तुम पर क्या फर्क
पड़ता है, ये सेंटेंस है। बनाइएगा ऐसे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इससे तुम पर क्या फर्क पड़ता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है, इससे तुम पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए लिखता हूं मैं इसे, तो कैसे लिखेंगे, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू यू, ये इसकी इंग्लिश बन सकती है, इससे तुम पर क्या फर्क पड़ता है। व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू यू, तो मैंने अभी कहा था ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डू और डज इसमें आते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही आते हैं। अगर सिंगुलर है तो हम डज का यूज करते हैं, और अगर प्लूरल है तो डू का यूज करते हैं। अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं दोबारा से सेंटेंस की, ये जो वर्ड है क्या है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड है। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इट क्या है, सब्जेक्ट, और इट क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर के लिए क्या है, डज आया। और भी मैंने कहा था डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब है मेक डिफरेंस टू यू। टू क्या है, प्रीपोजिशन, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था। तो इससे तुम पर क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू यू, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद इससे मेरे पर कौन सा फर्क पड़ता है, इससे मेरे पर कौन सा फर्क पड़ता है, ये भी कुछ ऐसे सेंटेंस है, मिलता जुलता है, बनाएं, लिखें, इसे कैसे लिखेंगे, इससे मेरे पर कौन सा फर्क पड़ता है। ये नेगेटिव है तो ऐसे ही बनेगा, कैसे बनेगा, इट डजंट मैटर टू मी, ऐसे बोल सकते हैं। इट डज नॉट मैटर टू मी, इससे मुझ पे कौन सा फर्क पड़ता है, इट डजेंट मैटर टू मी, ठीक। और अगर ऐसे बोलना चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू मी, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। अभी मैंने कहा कि एक सेंटेंस को आप कई तरह से लिख सकते हैं, कई तरह से बोल सकते हैं, तो अगर आप इस सेंटेंस को भी ऐसे बनाना चाहें तो व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू मी, क्योंकि यहाँ तुम पर लिखा हुआ था और यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेरे पर, तो ऐसे भी आप बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो, इट डज नॉट मैटर टू मी, कि मुझसे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये सेंटेंस है बच्चों, बनाइए, सिंपल सा सेंटेंस है, तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, लिख लिया होगा आपने। चलिए लिखते हैं, क्या बनेगा, ये बनेगा यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट टू से दिस, ऐसे बोल सकते हैं, यू हैव नो राइट टू से दिस। इस राइट का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिकार। ये सेंटेंस हो गया आपका। उसके बाद है, हो सकता है कि वह ठीक कह रहा हो, नेक्स्ट सेंटेंस है, हो सकता है कि वह ठीक कह रहा हो, बनाइएगा इसे, हो सकता है कि वह ठीक कह रहा हो, कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, इसे अगर लिखना चाहेंगे बच्चों तो लिख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा, जैसे ही मे बी राइट। अगर आप इतना भी सेंटेंस लिख देंगे तो ये पूरी सेंस ले लेगा। कैसे ले लेगा, बात करते हैं। जब हम हिंदी में बोलते हैं हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है,
और जब जब पॉसिबिलिटी आती है तो इंग्लिश ग्रामर में हम मे और मैट का यूज़ करते हैं। मे और मैट क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। जहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात होती है वहाँ हम मे का यूज़ करते हैं, जहाँ कम पॉसिबिलिटी होती है वहाँ मैट का यूज़ करते हैं। इस बात से मुझे ये बात भी याद आई है कि इसी चैनल पे एग्जीक्यूटिव मेकर्स पे जिसे आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो वहाँ पे आपको एक पूरा पीरियड मिल जाएगा मॉडल्स का, जिसमें मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शुड, वुड, ought टू, नीड और डेयर, ये सब मैंने बता रखे हैं ना, मॉडल्स कहते हैं। लगभग 40-50 मिनट का वो वीडियो होगा और अगर आप उसे देख लेंगे तो पूरे आपको जितना कि मॉडल्स कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मॉडल क्या है, कैसे यूज़ होते हैं, किस समय में यूज़ करते हैं, तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी अभी मैं क्या बता रहा था कि कहाँ लिखा था, अगर हो सकता है लिखा है, हो सकता है, तो ये वर्ड जो है पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है और पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा मे और मैट का यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो मे यूज़ करते हैं और कम पॉसिबिलिटी होती है तो बच्चों माइट यूज़ करते हैं। तो इस अकेले वर्ड ने ये पूरी पॉसिबिलिटी ले ली कि हो सकता है कि वह ठीक कह रहा हो, ही मे बी राइट, कि हो सकता है कि वो सही हो, जो उसने कहा हो बिल्कुल सही कहा हो। तो इतना छोटा लिख के इस पूरे सेंटेंस की सेंस आ जाएगी। चलिए पहले एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि जितने भी सेंटेंस हैं ये सब डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्या था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तो क्या बताया गया, व्हाट्स देयर टू माइंड। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू माइंड। जितना आप इन्हें यूज़ करेंगे, जितना आप इसे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप अच्छे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, वहम की तो कोई दवा ही नहीं है, तो नो सोल्यूशन फॉर डाउट, कोई भी सोल्यूशन नहीं है किसके लिए, डाउट के लिए। मैं तो कभी बुरा मानता ही नहीं, आई नेवर माइंड, मैं कभी माइंड ही नहीं करता बात को, कभी बुरा ही नहीं मानता। उसके बाद है, तुम किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझते, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड समवंस कंपल्सन, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड समवंस कंपल्सन, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, यू डोंट हैव अ लिटिल रेपुटेशन, यू डोंट हैव अ लिटिल रेपुटेशन, इससे तुम पर क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू यू, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू यू, इससे मेरे पर कौन सा फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या व्हाट डज इट मेक डिफरेंस टू मी, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, यू हैव नो राइट टू से दिस, तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, यू हैव नो राइट टू से दिस, हो सकता है कि वह ठीक कह रहा हो, ही मे बी राइट। चलिए उसके बाद आगे करेंगे बच्चों, इन्हें आप बार बार रिवाइज करते रहें, बोलते रहें, लिखते रहें, तो जितने अच्छे आप हैं और भी आप अच्छे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, ये सेंटेंस है। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, करिए आप ट्रांसलेट इसे लिखिएगा। बहुत ही इजी सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसे, चलिए लिखिए होगा, तो बोल सकते हैं आप, हाउ डेयर यू से दिस, और बाद में क्वेश्चन मार्क, ऐसा आप लिख सकते हैं। डेयर मीन्स क्या होता है, हिम्मत करना, साहस करना, तो आप इसे बोल सकते हैं, हाउ डेयर यू से दिस, तुम्हें तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। और तुमने भी शायद ये लिखा होगा, क्योंकि काफ़ी इजी सेंटेंस है और काफ़ी बोला जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इसका केवल एक ही हल है, इसका केवल एक ही हल है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस, फटाफट लिख दीजिए, इसका केवल एक ही हल है।
क्या लिखेंगे? इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इसका केवल एक ही हल है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जहां तक पैसे की बात है, जहां तक पैसे की बात है, लिखिएगा। कैसे लिखेंगे इसे इंग्लिश में? जहां तक पैसे की बात है। लिख लिया होगा आपने। इसे लिख सकते हैं बच्चों, एज फार एज, ये जहां तक क्या लिखा मैंने? एज फार एज मनी इज कंसर्न। ऐसा बोल सकते हैं, जहां तक पैसे की बात है, एज फार एज मनी इज कंसर्न। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, भगवान आपकी जरूर सुनेगा। भगवान आपकी जरूर सुनेगा। लिखिएगा इंग्लिश में, भगवान आपकी जरूर सुनेगा। सिंपल फ्यूचर का टेंस है। लिख लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं, गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हें डर किस बात का है? लिखिएगा। सिंपल सा सेंटेंस है, तुम्हें डर किस बात का है? लिख लिया होगा आपने। ये होगा, व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड। TERRIFIED, व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड। या टेरिफाइड की जगह आप एफ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट मेक्स यू एफ्रेड, कि तुम्हें डर किस बात का है, तो व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड। तो कुछ सेंटेंस थे बच्चे। पहले क्या था, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू से दिस। इसका केवल एक ही हल है, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। जहां तक पैसे की बात है, एज फार एज मनी इज कंसर्न, भगवान आपकी जरूर सुनेगा। गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर। तुम्हें डर किस बात का है? व्हाट मेक्स यू टेरिफाइड। ठीक, तो ये तो बच्चों को सेंटेंस वो थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था, जो रोज़ हम अपने डेली लाइफ में किसी न किसी के सामने बोलते ही हैं। ये वो सेंटेंस थे। और जैसे मैंने कहा था अभी आपसे कि इंग्लिश अच्छी लिखने के लिए, अच्छी बोलने के लिए आपकी ग्रामर पर, वर्ड पावर पे जो है पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो आज साथ साथ मैं आपको टेंस के बारे में बात करूँगा। और टेंस आज हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो टेंस जब तक नहीं आएंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि कोई सेंटेंस कैसे बनता है, कैसे उसकी पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें आएगी, कहाँ आएगी, किसे पहले रखेंगे, किसे बाद में रखेंगे। तो ग्रामर पोर्शन का काम यही है कि जो भी शब्द है हमें व्यवस्थित करना ही ग्रामर सिखाती है। और ऑब्वियसली हमें शब्द तो आने ही चाहिए, बिना शब्दों के तो हम लिखेंगे क्या। ठीक, तो अब मैं आपको एक टेंस सिखाता हूँ। जैसे आप जानते हैं टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। उनमें से पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट। इसकी बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं इसे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह देते हैं। जो मर्जी आपकी वो आप बोल सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट बोल लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लो। ठीक,
अब सबसे पहले हम इसका फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन से मतलब कि जिससे हमें पहचान हो जाए कि भाई हाँ ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है कि जब हम टेंस बनाते हैं उसकी पहचान कर लें, और कोई मान लिया इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है, या अगर हम बनाए तो हमें आइडिया हो कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो इसमें बच्चों जैसे हम थोड़ी देर पहले बता रहा था, तो डू आता है या डज आता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। ठीक, इन 4 शब्दों को आप याद रखें जिन्हें फंक्शन बोल के चल रहा हूँ। डू आ सकता है, डज आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग सकता है। अभी हम बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, जब मैंने अभी सेंटेंस लिखे थे, तो मैंने कहा था कि अगर नाउन जो है सिंगुलर होता है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डज का। और अगर नाउन प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? डू का करते हैं। लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो आप डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, इन दोनों के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अभी मैं कह भी रहा था कि डू हो, डज हो या डिड हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन डिड कहाँ पे आता है? पास्ट में, इसलिए मैं उसे लिखा नहीं है मैं भी सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये बात होगी फंक्शन की। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई टेंस या कोई सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में कब बनेगा? तो उसके लिए आप 3 शब्दों का याद रखें। नंबर 1 होती है हैबिट, उसके बाद होता है बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, और एक होती है प्रोवर्ब। इन 3 का आप ध्यान रखें। अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट में तभी बन सकता है जब इन 3 में से किसी एक की बात हो रही होगी। जैसे हैबिट तो आप जानते हैं, अगर मान लिया मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करता हूँ जिनमें से कुछ चीज़ें मुझे पसंद हैं और कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो पसंद होना और पसंद ना होना दोनों ही हैबिट है। क्योंकि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो वो पसंद है मुझे, इसलिए मैं करता हूँ, और कोई काम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं करता हूँ। तो ये दोनों ही मेरी हैबिट को बनाती हैं। तो वो सेंटेंस अगर हैबिट में होगा तो किससे बनाएंगे बच्चों? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक ऐसा ट्रूथ जो आपके कहने से या मेरे कहने से गलत साबित ना हो जाए। कोई भी देश हो, कैसी भी भाषा हो, कैसे भी लोग हो, वो मान्यता, वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस हमेशा ही सही रहता हो पूरी दुनिया में, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक, उसके बाद है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को हिंदी में कहावत कह देते हैं। कहावत कही जाती है अपनी बात समझाने के लिए या दूसरों की बात समझने के लिए। बहुत सी कहावतें हमारी भाषा में शामिल होती हैं, तो जब जब हम उनका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट कब बनेगा, तो आपको ये तीनों शब्द तुरंत याद आने चाहिए: हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब। ठीक, अब ये बात हो गई। उसके बाद अभी ये मैंने लिखा है फंक्शन, किसका? टेंस का। अब हम जानते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं बच्चों 3 तरह के होते हैं। इनमें से एक अफर्मेटिव होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव। ठीक, तो अगर मैं अफर्मेटिव का फंक्शन लिखूं तो कैसे लिखेंगे? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसे आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एक सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट हो या अफर्मेटिव, उसका फंक्शन क्या होगा? तो उसका फंक्शन हो सकता है बच्चों कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ई एस का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट आएगा। आर का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट, यानी कि शेष वाक्य। तो वो बात हमेशा याद रखें कि अगर मान लिया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जो सेंटेंस को करेगा, जो काम करने वाला हो, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो उसे आप पहले ही देख लें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर वो सिंगुलर है तो क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा, और अगर प्लूरल होगा तो सिर्फ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। आप यहाँ पे देख लो, जो वर्ब थी वो डू होती है, लेकिन जब हम सिंगुलर में क्या लिख रहे थे? डज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया? एस या ई एस लग गया। और प्लूरल है तो सिर्फ क्या आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो डू डज को देख लो या आप इन दोनों को देख लो। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर सिंगुलर है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगेगा, और अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट, जो हिस्सा सेंटेंस का बच जाता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट इसलिए ना बनाए कि यहाँ ता लिख रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं ता है, ती है, ते है, कि अगर ये आ जाएंगे सिंपल प्रेजेंट बनेंगे, ऐसे मत सोचा करो। तो जैसे बताया जा रहा है, आप इस सेंटेंस को इन तीनों में से देखिए कि कौन सा है, हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है। तो आप कहोगे हैबिट है। अभी क्योंकि हैबिट है इसलिए इसे किसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। तो अब ये क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है, तो कैसे बोलेंगे इसे, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। छोटा सा सेंटेंस दिया है मैंने, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस की सहायता से इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आपको। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि आई को ग्रामर में क्या माना जाता है बच्चों, प्लूरल माना जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि आई माने तो मैं है, मैं माने एक, लेकिन ग्रामर में से क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। इसलिए हम आई के साथ हैज यूज नहीं करते, हैव यूज करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि हैज और हैव में क्या डिफरेंस होता है, हैज आता है सिंगुलर के लिए, हैव आता है प्लूरल के लिए। तो आप कभी भी नहीं देखोगे कि आई के साथ हैज यूज हो रहा है, आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है, आई हैव डन माई वर्क। जैसे ग्रामर में हमेशा प्लूरल मानते हैं। जब प्लूरल माना जा रहा है तो सिर्फ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब तो गेट है, और गेट अप जो क्या बन गया, फ्रेज बन गया, उठना, जल्दी उठना, आई गेट अप। और ये सारा सारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिमेनिंग पार्ट, अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो ये सीक्वेंस होती है एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की सिंपल प्रेजेंट के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये तो था नंबर 1 अफर्मेटिव। उसके बाद दूसरा क्या होता है बच्चों, वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका फंक्शन क्या होगा, शुरू में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज में से कोई एक शब्द आएगा, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर रिमेनिंग पार्ट। ये इसका फंक्शन है अगर हमें सिंपल प्रेजेंट को क्या बनाना हो, नेगेटिव बनाना हो। ठीक, वजह फिर वही है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज यूज करेंगे, और प्लूरल होगा तो डू यूज करेंगे। इसे समझने के लिए फिर कोई एग्जांपल लेते हैं। तुम कक्षा में समय पर क्यों नहीं आते हो, तुम कक्षा में समय पर नहीं आते हो। ऐसे बोलते हैं ना, क्यों हटा दिया, समय पर नहीं आते हो, क्योंकि वो फिर इंटरोगेटिव बन जाता है, मैं नेगेटिव समझा रहा हूँ। तो जब हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे बच्चों, पहले आप लिख के देखें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तुम कक्षा में समय पर नहीं आते हो, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लिख लिया होगा, चलिए लिखते हैं। यू डोंट कम ऑन टाइम इन द क्लास, ऐसे यूज कर सकते हैं। यू डोंट कम ऑन टाइम इन द क्लास। यहाँ पर ऑन की जगह आप इन भी यूज करना चाहो तो वो और अच्छा हो जाएगा। हालांकि ऑन टाइम भी होता है, इन टाइम भी होता है, इसे कभी बाद में समझाऊंगा कि ऑन टाइम में और इन टाइम में क्या डिफरेंस होता है। तो यू डोंट कम ऑन टाइम इन टाइम इन द क्लास। अब आप देखिए, यू क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, और ये यू क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि नेगेटिव था तो नोट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, ये सारा क्या है, रिमेनिंग पार्ट, ऑन टाइम इन द क्लास। तो अगर हम सिंपल प्रेजेंट में क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है जो मैंने आपको समझाया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
उसके बाद जो तीसरा तरह का सेंटेंस होता है बच्चों क्या होता है, इंटेरोगेटिव। क्योंकि कोई भी टेंस हो उसमें 3 फॉर्म होती हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। 3 तरह की फॉर्म होती हैं। तो अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव आप समझते ही हो, क्वेश्चन करना। इंटेरोगेट से बना है। इंटेरोगेट क्या होता है, छानबीन करना, पूछने से इंटेरोगेशन कहते हैं। तो वहां से बना है इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। तो पहले ऐसा फंक्शन लिख लेते हैं, क्या होगा। पहले तो बच्चों आएगा क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, वाई, वाट, व्हेन, वेयर, हाउ। इन्हें बुक में क्वेश्चन वर्ड भी कह देते हैं, या WH वर्ड भी सुना होगा आपने। या तो क्वेश्चन वर्ड कह लो या WH वर्ड कह लो, ठीक। उसके बाद आती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, किसी भी सेंटेंस को या टेंस को पहचानने में जो मेन वर्ब की मदद करे। जैसे आई एम गोइंग, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि गोइंग क्या बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, जबकि इज आर एम कहाँ आता है, प्रेजेंट में। तो तब जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहते हैं कि ये जो वर्ब होती है ये मेन वर्ब की हेल्प करती है टेंस को पहचानने में। अगर मैं बोलूँगा आई वाज गोइंग, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद बच्चों आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नोट। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये इंटेरोगेटिव का फंक्शन हो गया किसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। अब इसे और बेटर समझाने के लिए कोई एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे पहले ऐसे ले लेते हैं, तुम कक्षा में समय पर क्यों नहीं आते हो। अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा था उसे लिखा मैंने पहले, तुम कक्षा में समय पर क्यों नहीं आते हो। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे सिंपल प्रेजेंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि समय पर आना भी हैबिट है और समय पर नहीं आना भी हैबिट है। और जैसे मैंने बताया हैबिट है तो किसे बनाओगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे, इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट में बना रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसे लिख लीजिएगा, ऐसे आप इसे लिखेंगे इसके अंदर, तुम कक्षा में समय पर क्यों नहीं आते हो, आप लिख लीजिए पहले। चलिए लिख लिया होगा आपने। चलिए शुरुआत करते हैं। तुम कक्षा में समय पर क्यों नहीं आते हो, तो वाई डू यू नॉट कम इन टाइम इन द क्लास। ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी। ये मैं कह चुका हूँ कि इनकी जगह आप ऑन भी लगा सकते हैं। और इन टाइम और ऑन टाइम में क्या डिफरेंस होता है, ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब सेंटेंस में तो दोनों ही सेंस से मैच कर जाएंगे। ग्रामेटिकली डिफरेंस होता है, वो क्या होता है किसी दिन और बता दूंगा आपको। वाई डू यू नॉट कम इन टाइम इन द क्लास। अब मैं इस सेंटेंस को मैंने लिख दिया और मैं इसका कंपेरिजन इससे कर रहा हूँ। तो आप देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड, ये क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। इसे हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में 2 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डू और डज। तो आप मैं कहीं मैं डू डज लिख देता हूँ, कहीं मैं हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ, बात एक ही है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा। तो ये जो यू है ये क्या है, सब्जेक्ट है। फिर वही बात है, यू सिंगुलर है प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है, इसलिए यहाँ पे डू आया। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ क्या आता, डज आता। उसके बाद क्या आएगा, नोट, ये नोट आ गया। उसके बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, कम। मेन वर्ब किसे कहते हैं, बताइए, मेन वर्ब किसे कहते हैं, सोचिए अपने दिमाग में क्या बोलेंगे, क्या 1-2 लाइन बोलना चाहेंगे मेरे सामने। मेन वर्ब क्या होती है, तो आप कह सकते हैं जिस वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। तो उसे मेन वर्ब कहते हैं बच्चों। तो ये आपका नोट भी रह गया था, नोट ऐसे आया क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव के साथ साथ क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है,
तो नोट आ गया। अगर मान लिया इंट्रोगेटिव ही हो और नेगेटिव ना हो तो नोट हट जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं और ये सारा क्या रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, इन टाइम इन द क्लास, और बाद में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब मुझे कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होगा, आई मीन टू से स्पोकन इंग्लिश करनी होगी मुझे अपनी अच्छी, और मतलब मैं अच्छा हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फिर तो बस मुझे एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को बोल सकूँ, ज़्यादा ज़्यादा मैं इंग्लिश को समझ सकूँ। और जैसे वो एनवायरनमेंट मेरे अंदर आएगा और नॉलेज मेरे पास है, नॉलेज से मतलब कौन सा टेंस कैसे यूज़ होता है, कौन सा किसका वर्ड है, कैसे मैं उसे अरेंज करूँगा, वो सब मेरे पास है, तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो मैं 1-2-3 महीने में बहुत ही अच्छा हो जाऊँगा। लेकिन अगर मान मेरा बेसिक ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में बनेगा, मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा वर्ड बाद में आएगा, मेरी वर्ड पावर भी इतनी अच्छी नहीं है, तब मुझे पहले अपना बेसिक जरूर अच्छा करना पड़ेगा। चाहे आप ग्रामर इंग्लिश सीख लो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीख लो, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख लो, उसके बिना आपका माइंड काम नहीं करने का, और जब माइंड काम नहीं करने का तो आप उन शब्दों को कैसे अरेंज कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, एक फंक्शन लिखा, फिर उससे आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाया मैंने आपको। चलिए और लिखता हूँ। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होते, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं, और आप जानते भी हो, जैसे क्या तुम मेरे साथ खेलते हो, क्या तुम मेरे साथ खेलते हो। तो ऐसे सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, और जो सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज नहीं करते। फंक्शन हमारा ये रहेगा, और मैंने भी कहा था कि फंक्शन में अगर क्वेश्चन वर्ड ना हो तो भी वो इंट्रोगेटिव रहता है, तो क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा बस, बाकी सारा फंक्शन ये रहेगा। तो अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलते हो, कैसे खेलेंगे, कैसे बनाएंगे इसे, डू यू प्ले विद मी, ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी, क्या तुम मेरे साथ खेलते हो, डू यू प्ले विद मी। एक आसान सा सेंटेंस था, आपने भी बना दिया होगा, कर दिया होगा आपने भी। तो डू यू प्ले विद मी, तो मैं बताना चाह रहा था ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी हैबिट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं हुआ, ये कहाँ से शुरू हो गया है, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्वेश्चन वर्ड था ही नहीं इसमें, तो क्वेश्चन वर्ड आप छोड़ देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सारा आपका ही रहेगा। देखिए ये क्या है आपको बताइए, हेल्पिंग वर्ब है, ये रही। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, यू, यू क्या है, प्लूरल, इसलिए डू आ गया। उसके बाद नोट इस सेंटेंस में था नहीं, यानी कि नेगेटिव नहीं था ये, तो नोट नहीं आएगा। फिर मेन वर्ब आ जाएगी, प्ले, ये क्या है, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड। उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है नहीं, और ये सारा सारा क्या है बच्चों, रिमेनिंग पार्ट, और बाद में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो मेरा इस लाइन को लिखने का मतलब ये था कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए, और एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए। ठीक, चलिए तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या समझाया। पहले मैंने आपको 10-15 सेंटेंस दिए, रेडीमेड सेंटेंस जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, बोल सकते हैं और बोलना चाहते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैंने लिख के दिखाया आपको। फिर मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानकारी दी कि आप पहचान कैसे करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, उसे अप्लाई कैसे करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।